कभी आज़ादी का जश्न मनाते मनाते तिरंगे सड़क किनारे कूड़े में मिल जाते हैं, तो कभी डोनाल्ड ट्रंप का जन्म प्रमाण पत्र बिहार के समस्तीपुर से निकल आता है। कहीं लिव इन रिलेशनशिप को टेस्ट ड्राइव बताकर बहस छेड़ दी जाती है, तो कहीं सेल्फी लेने की कोशिश में जया जी का गुस्सा कैमरे में कैद हो जाता है। इधर इसी के बाहर अखिलेश यादव बैरिकेड फांदते हैं, तो उनके समर्थक इसे राष्ट्रीय खेलों में गोल्ड मेडल जैसा बताते हैं। सड़क से संसद तक सारे नेता चिल्ला रहे हैं, चोर चोर, और उंगली एक दूसरे की तरफ किए हुए हैं। इधर सुप्रीम कोर्ट सड़कों से कुत्ते हटाने की बात करता है, तो मेनका गांधी 15,000 करोड़ के खर्च का आंकड़ा सुना देती हैं, और कुत्ता प्रेमी कहते हैं कि काल भैरव देख रहे हैं सब। इन सब के बीच धराली में आपदा और बिहार में बाढ़ पीड़ितों को कैमरे के सामने कैश बांटने के दृश्य भी हमने देखे हैं। तो ऐसी खबरें जो गुस्सा भी दिलाएं, हंसी भी दिलाएं और सोचने पर मजबूर कर दें, उनकी तह तक जाएंगे, सवाल उठाएंगे और सच का आईना दिखाएंगे। तो मेरे साथ हैं उत्तराखंड के शांतवादियों से प्रशांत और यूपी 12 से नवीन सिंह। नवीन सिंह पहिया में पहली बार आ रहे हैं, तो आपका फिर से स्वागत। स्वतंत्रता दिवस हम मना चुके हैं, आज़ादी का जश्न हमने मनाया। कितना बदला ये आज़ादी का जश्न बचपन से और अब? बदलाव तो काफ़ी आए हैं, और अब किस मायने में पूछ रहे हैं? मनाने के तरीके हाँ, में पूछ मनाने रहे के हैं, या तरीके देश में कितने बदलाव आए मनाने के पहले मनाने के तरीके में कि खुद से तरीका तो लगभग वैसा ही है, बस कुछ लोग मेजर डिफरेंस आया है। हाँ, 2014 से पहले और 2014 के बाद। हाँ। 2014 से पहले जितनी भी स्पीचेस दी जाती थी वो एक बुलेट प्रूफ बॉक्स के अंदर दी जाती थी, हेवीली गार्डेड वो होता था, और उसके बाद से वो क्रम हमारा बंद हुआ है। अभी लगता है कि एक्चुअल में हम थोड़ा सेफ आज़ादी मिली बुलेट प्रूफ से। सही सही बुलेट प्रूफ से आज़ादी मिल गई है, और भरोसा बढ़ा है ना लोगों का प्रधानमंत्री के ऊपर, और उतना ही भरोसा उनको जनता के ऊपर है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का भी भरोसा बढ़ा है सुरक्षा कर्मियों के ऊपर क्योंकि वही सुरक्षा कर्मी थे। हाँ, वही थे, तो 2 प्राइम मिनिस्टर्स गवाए हैं। हाँ, और एक ये भी फर्क है कि सिर्फ स्पीच के लिए स्पीच दी जाती थी, और अब उस सिलसिले में चेंज डेफिनेटली आया है कि 2014 के बाद मोदी जी ने क्या बोला था अपनी फर्स्ट सेकंड स्पीच में कि भाई हम स्वच्छता करेंगे। लोगों ने मजाक उड़ाया था उस चीज़ का कि भाई ये बात कर रहे हैं हमें बात करनी चाहिए मार्स पे जाने की, मून पे जाने की, हम बात कर रहे हैं कि टॉयलेट बनाएंगे। बट रियलिटी यही थी कि जब तक आप बेसिक मूलभूत चीज़ें नहीं सुधारोगे तब तक आप आगे का कैसे सोच सकते हो। तो मोदी जी ने अपनी फर्स्ट और सेकंड लाल किले से जो स्पीच दी थी उसमें जिक्र किया था इस चीज़ का, एंड वो चीज़ फाइनली आई थिंक ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा गांव ODF हो चुके हैं, ओपन डेफिकेशन फ्री, जहाँ पे खुले में शौच से मुक्ति मिली है 99.93%। हाँ, ये भी एक आज़ादी में। और हाँ, मैं यही बोलने वाला था कि ये उन महिलाओं के लिए आज़ादी हो गई जो असुरक्षा की भावना लेके खेतों जंगलों में या खेतों में जाती थी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइट नहीं थी कई गाँवों में, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है अगर, तो ये भी आज़ादी है उस अंधेरे से। पहले की सरकारों की प्राथमिकता में ये खुले में शौच मुक्त जैसी समस्याएं ये उनकी प्राथमिकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि प्राथमिकता में थी ना नीतियों में थी, शायद से कभी सोचा ही नहीं होगा। हाँ, नियत में मतलब कभी सोचा भी नहीं होगा किसी ने कि इस तरह से भी बदलाव लाया जा सकता है उन लोगों के लिए जो सही मायने में आज़ाद हम हो गए थे 47 में। लेकिन वो आज़ादी जो एक आम आदमी को चाहिए थी, जिन जिन चीज़ों से, वो सड़क नहीं थी, उसको खड्डों से आज़ादी चाहिए थी, वो सड़क गाँव तक पहुँच गई है, पहाड़ों तक पहुँच गई है, उसको टॉयलेट खुले में आज़ादी, ठीक है। वो जो जानवर, पहाड़ों में तो जानवरों को खतरा रहता है, प्लेन्स का मुझे इतना नहीं आइडिया, लेकिन पहाड़ों में जानवरों को खतरा रहता है, और उन महिलाओं को जो एक वो भी है, थोड़ा दूसरा इज्जत का खतरा रहता है। इज्जत घर उसको इसलिए कहा गया है कि इसलिए इज्जत घर है वो मैं वही कहने वाला था, 2 पाए के जानवर जो है कि जो 2 पाए के जानवर हैं 17 के बाद उत्तर प्रदेश में तो मिली है आज़ादी उनसे। और स्किल इंडिया, जो इस तरह से जो जितने प्रोग्राम्स चल रहे हैं, युवाओं को बेरोजगारी से आज़ादी मिली है, वो रोजगार कर सकता है, वो खुद का व्यापार मतलब कर सकता है, वो चीज़ उसमें भावना आई है। वरना पहले क्या था, नौकरी के पीछे भागते थे, हर आदमी कहता था सरकारी नौकरी चाहिए, लेकिन आज वो कहता है कि नहीं, मैं स्वरोजगार अपनाऊंगा और अपना 4 लोगों को और काम दूंगा।
तो क्या मतलब मुझे ऐसा लगता है, जैसे अभी हम ये बात कर रहे थे ना कि भाई पहले वाली सरकारों की प्राथमिकता में था ही नहीं कि महिलाएं खुले में जा रही हैं, क्योंकि शायद उन्होंने वो देखा ही नहीं जो उससे पहले रहे, सोने की चम्मच वाले। यूकेंस दिल्ली वाले उन्हें लगता था अरे ये तो कोई समस्या ही नहीं है, सब घर में टॉयलेट्स होती होंगी और वही सबको मिलता है। क्योंकि कल्चरल पार्ट बता देते कि उनका कल्चर, उसको मत छेड़ो। हाँ। उनके रहन सहन का तरीका है। तो ये आज़ादी बहुत सारी चीज़ों से इस बचपन की तरह से लोटा आ पाट जाती है। रेलवे का इफेक्ट देख रहा था मैं कि जो रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन किया, आई थिंक पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट है, चाइना से भी शायद ज़्यादा है। यूरोप आज तक नहीं कर पाया। यूरोप इज़ अ डेवलप्ड कॉन्टिनेंट, वहाँ पे हर देश हर मायने में हमारे से आगे है, लेकिन ये इच्छा शक्ति की बात है। 2014 से पहले हम क्यों नहीं कर पाए थे इलेक्ट्रिफिकेशन, और आज हम 97-99% के अराउंड पहुँच चुके हैं। डेफिनेटली ये सारी चीज़ें, अगर एक मजबूत लीडर और एक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ आप आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली होगा। और जन आंदोलन बना ना ये सब, मतलब ये जो बाकी लोगों ने प्राइड के साथ जोड़ा इस चीज़ को कि सफाई हाँ, करना इंडिया है बन तो सकती लोगों ने कहा करेंगे। आप मतलब मैं भी गांव से ही आता हूँ, मुझे जितना समझ में आया कि जब सरकार ने शौचालय बनवाने शुरू करे तो 15,000 या 20,000 के आसपास एक शौचालय के लिए दी जाती थी, और आप यकीन मानो कि गांव में बहुत से लोग ऐसे थे जिनके लिए 15-20 हज़ार की रकम मायने रखती थी, और वो ये मान लेते थे कि सिर्फ शौच के लिए 20,000 में खर्च कर दूं तो मैं अपना परिवार कैसे पालूंगा। तो वो जो बदलाव आया है वो बड़ा इम्पैक्ट। एक और स्कीम इन्होंने लॉन्च की थी, जब बंद हो चुकी है, आई थिंक सरकार को कंसिडर करना चाहिए दोबारा। वो एक्चुअल में इम्पैक्टफुल थी, वो गांव को गोद लेने वाली स्कीम। सांसद जो भी आपका भाजपा का सांसद होगा, आदर्श ग्राम, आदर्श गांव एक गांव को गोद लेगा और उसके डेवलपमेंट के लिए थोड़ी एडिशनल रकम खर्च करेगा। मेरा गांव पिपलछा गांव पड़ता है, मेरा पिपलछा गांव उस योजना के तहत डॉक्टर संजीव बालियान उस समय हमारे एमपी थे, तो उन्होंने गोद लिया था। अराउंड 2 करोड़ से ज़्यादा का हमारे गांव में इन्वेस्टमेंट तो नहीं, मैं मूलभूत सुविधाओं में जो पैसा खर्च किया गया था, इलेक्ट्रिफिकेशन पोल्स लगाए गए थे, सोलर लाइट्स लगाई गई थी, जो हम, क्योंकि मेरा गांव सड़क से थोड़ा हटके है, 3-4 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है। तो यूजुअली जो केस होता है कि जो सड़क से दूर होते हैं गाँव में विकास कम पहुंचता है, रोजगार के अवसर कम होते हैं। जो रोड पे गांव होगा वो अपनी दुकान खोल सकता है, उसके लिए सामान ले जाना लाना ईजी रहता है। तो हमारे गांव के लिए तो भाई डेफिनेटली उसका मुझे ऐसा लगता है उसे बंद होने का जो कारण रहा, उसका सक्सेस रेट ज़्यादा नहीं था। उसमें प्रॉब्लम क्या थी, कुछ जैसे टिक बॉक्स नहीं होता है कि भाई ये मोदी जी ने बोला चलो यार ठीक है मैंने गोद ली, हाँ, बट किया कुछ नहीं था, करने वाले बहुत कम लोग थे। इसी वजह से इच्छा शक्ति मायने वो मतलब प्राउड करने की जगह कि ऐसा वो बन गया था कि आदमी बोल दो, क्योंकि जब आपने गोद ले लिया और उसमें सुविधाएं नहीं है तो मीडिया दिखाती थी कि ये सांसद जी ने गोद लिया हुआ गाँव है और इसकी स्थिति देखिए, तो वो गर्व की जगह बेशर्मी का कारण ज्यादा बन रहा था। भाई काम नहीं करोगे तो भाई कुछ लोग तो कहेंगे ना आपको, तो वो भी एक खुद के मनाने में कितना बदलाव आया। मतलब बचपन में जब 15 अगस्त होता था, स्कूल जाते थे, अलग उत्साह होता था। जैसे कैसेट्स का ज़माना था तो निकाली जाती थी बाकायदा वो देशभक्ति के गीत, वो सुबह शुरू हो जाते थे। प्रधानमंत्री का भाषण सुनना एक अपने आप में ही, आई थिंक अब तो कोई शायद उतना डीपली नहीं सुनता है, तो वो अपना था। जब हमारे टाइम पे स्कूल उस समय बंद हुआ करता, मतलब 6ठी से पहले की बात कर रहा हूँ, तो बंद होता तो हमारे लिए छुट्टी होती थी, लेकिन उससे एक दिन पहले ही सेलिब्रेशन हुआ करता था, तो वही बांट दिया जो भी खिलाना लड्डू। उसी दिन होता था ना मेरा क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल था, तो वो 15 मतलब ये 7वीं से 12वीं तक वाला 15 अगस्त बनता था, उससे नीचे वाले बच्चों को छुट्टी होती थी। 7वीं से सही मायने में स्कूलों में मनाना शुरू किया। ये एक दिन पहले मनाने वाला जो कल्चर है, मैं इस पे भी मतलब थोड़ा मैं कई जगह पे ये नोटिस किया कि लोग एक दिन पहले मनाते हैं भाई, सिर्फ इसलिए ईज के लिए कि भाई हमें छुट्टी है, 15 छुट्टी है, हाँ छुट्टी वेस्ट। ये एक्चुअली मेरा पर्सनल मानना है कि ये चीज़ एक गलत है। हम उन विभीषिकाओं को, उन हॉरर्स को भूल जा रहे हैं जो 14 तारीख को हुई थी। पहली चीज़ तो 14 तारीख पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है, पाकिस्तान, हम क्यों उस दिन मनाएंगे? मोस्टली ये कॉर्पोरेट में देखने को मिलेगा, सरकारी वाले तो सभी दफ्तर अपना 15 अगस्त को ही बनाते हैं। आपको कॉर्पोरेट वाले बहुत गाली देने वाले हैं जो सुझाव आप दे रहे हो। छुट्टी पड़ जाएगी अगर वो छुट्टी करवा दे रहे हो। मना सकते हैं 12 को, मतलब एक दिन तय कि आप ऑनलाइन कर दीजिए, ऑनलाइन मीटिंग होती है, आप ऑनलाइन सेलिब्रेट कर लीजिए अगर करना है। जैसे स्कूल में है, स्कूल में 15 अगस्त को बुलाया जाता है, कोई आएगा, वेल एंड गुड, 2 लड्डू मिलेंगे,
और बट जो मेन सीरियस टॉपिक था इसमें कि विभीषिका दिवस होता है हमारा 14 अगस्त को, कई करोड़ लोग मरे थे उस दिन, एंड वो जो सिंधी परिवार, जो रिफ्यूजी परिवार पाकिस्तान से आए हैं, उनके लिए आज भी वो एक दर्द है, बहुत दर्दनाक दिन है। तो मेरा मानना है कि उस दिन तो इसलिए तो 2-3 साल से मनाना शुरू हो गया ना कि विभाजन विभीषिका दिवस जो हम मना रहे हैं, उनकी स्मृति में हम कम से कम एक नमन तो कर सकें। मेरी और करना हर भारतीय को करना पहली याद में मोदी जी ने इसको लेके जो सीरियसनेस दिखाई थी वो था 2022 के अराउंड, उन्होंने इसके अराउंड वो किया था। और आई थिंक कुछ पार्टीज ने भी इसको उठाया, बीजेपी ने भी आई थिंक इसको काफ़ी अपने राज्यों में जहाँ जहाँ उनकी सरकारें थी वहाँ पे इस चीज़ को प्रमोट किया था। एंड उसी चीज़ का अभी आपने देखा होगा केरल ने एक तुगलकी फरमान जारी किया है कि कोई भी विभीषिका दिवस नहीं मनाएगा। क्या रीज़न हो सकता है? मतलब आप लोगों को भुलाना चाहते हो कि ये भूल जाइए कि ये इतनी बड़ी त्रासदी हुई। भाई आप जयंती मनाते हैं तो पुण्यतिथि भी मनाते हैं, मतलब आप, बट उसके पीछे प्रोपेगेंडा, उसके पीछे कम्युनिस्ट पूरी वो है, एक सोच है कि भाई इनको वो चीज़ याद नहीं दिलानी, अगर वो चीज़ याद दिलाएंगे तो हम राजनीति नहीं कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो ये चीज़, ये दिन भूलने वाला नहीं है, याद रखने की जरूरत है। वही था, बचपन में थे हम, तो 7वीं से फिर मुझे लगता है कि वो परेड वेड जो प्रैक्टिसेस होती हैं, वो झंडा लेके चलना कैसे है, वो सब होता था। बाकी एक अगर मुझे जो याद है, क्योंकि जब मैं बता रहा हूँ 6 से पहले छुट्टी हुआ करती, तो हम क्या करते थे, मेरे बगल में एक प्राइमरी स्कूल, मतलब प्राइवेट स्कूल था, 5वीं तक का था, तो उससे एक रात पहले हमें बुला लिया जाता था। हम जो आसपास के मोहल्ले के बच्चे थे, वो पैकिंग करनी है बच्चों को गिफ्ट, जो उस दिन बटन है 15 अगस्त, वहाँ 15 अगस्त को ही 15 अगस्त मनाया जाता था। तो वो उस 15 अगस्त में हम शामिल हुए हैं 6ठी क्लास तक, और वही प्रभात फेरियाँ देखना, फिर उनका बच्चों को बांटना, जो भी इसमें टॉफ़ी या जो भी मिष्ठान है, तो वो एक वही याद है। और बाकी मुझे ध्यान है कि मतलब मैं जहाँ पढ़ता था वहाँ ये था कि जैसे 15 अगस्त से 26 जनवरी, उससे पहले आप प्रोग्राम, नाटक जो होते थे उनके रिहर्सल होते थे, तो नाटक तो करने ही थे, मतलब उसमें तो पार्ट लेना ही था, वो भी था। पार्ट लेने का भी रीज़न ये था कि आप अगर 10 दिन पहले से तैयारी चल रही है तो हाफ डे के बाद आपको किसी क्लास में नहीं जाना, आपको कोई क्लास अटेंड नहीं करनी, कोई होमवर्क नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, मस्त वहाँ पार्टिसिपेट करो और आधा दिन वहाँ ख़त्म। दूसरा एक्साइटमेंट था मुझे मूवी को लेके, जो 15 अगस्त और 26 जनवरी को मूवी आती थी दूरदर्शन पे, और पूरे दिन, और वो भी सारी बॉर्डर आ रही है, LOC आ रही है, और सही मायने में तो उस समय मतलब बचपन में रोंगटे खड़े हो जाते थे जब जैसे ही झंडा खींचता, उसके बाद जो गूज बम्स वाली स्थिति जो थी ना, मतलब भाई आपको लगता था आपका खून में उबाल आ रहा है कि देश के लिए कुछ करना है हमें भी, मतलब पूरे दिन आप सुन रहे हैं। वो शायद आज अब तो मुझे सुना है, जिंदगी ज्यादा फास्ट हो गई है या हम समय में कहीं पीछे ही रह गए। और अगर आप बच्चों से कंपैरिजन करो अब के बच्चों से, तो उनका हो गया है कि भाई साहब मुझे लगता है कि छुट्टी रह गया है, शायद छुट्टी रह गया है, और दूसरा फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो गया, फैंसी ड्रेस ज़्यादा हो गया है, घूमना फिरना हो गया, उस दिन पिकनिक हो जाता है लोगों के लिए एक तरह का कि भाई आज छुट्टी हो गई, चलो निकलते हैं क्योंकि ट्रैफिक कम मिलेगा। एक फ़र्क और वो हुआ कि पहले जब हम थे तो स्कूल में छोटे छोटे फ्लैग वाला कॉन्सेप्ट कम था, ये जो प्लास्टिक के फ्लैग अब आ रहे हैं। मुझे ये है कि भाई सिर्फ 15 अगस्त को सम्मान है, 16 अगस्त को ये कूड़ों में होते हैं अधिकतर जगह, और मुझे लगता है कि सरकारों को या कॉर्पोरेट में भी देखने को मिलता है कि लग गए हैं आपके पूरे ऑफिस में, और अगले दिन क्या होगा उनका, मुझे वो बता दो कि वो कहाँ रखोगे। आधे से ज्यादा लोगों को जो खरीदते भी हैं उनको डिस्पोज करने का तरीका भी नहीं पता है, नहीं पता है। एक कुछ तो कूड़े में जला देंगे, उसको खुलेआम जला देते हैं, जबकि वो अंधेरे में उसका वो होता है, मिट्टी में दबाना है। तो ये सब चीजें नहीं पता है लोगों को, शायद से झंडा बांधना भी नहीं आता, आप कल ही मतलब जैसे ये बीता है, अब उसके बाद आपको खबर मिल जाएंगी आगे कि कहीं पे उल्टा फहरा दिया गया है, फटा हुआ है प्रॉपर, ये खबरें आएंगी। इसमें भी एक दिलचस्प वो था कि हमें घर पे झंडा फहराना अलाउड नहीं था, तो ये सुप्रीम कोर्ट में नवीन जिंदल लेके गए थे, उन्होंने ये दलील रखी थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने विद शर्तें इस चीज़ को अलाउ किया था कि भाई हाँ ठीक है, घर में भी कर सकते हैं, बशर्ते आप सायकाल को उसको झंडे को विद रिस्पेक्ट आप उसको डाउन करेंगे। हाँ,
और फिर मॉर्निंग में फिर आप दोबारा आपको फहराना है तो। बट अभी क्या होता है कि लोग झंडा लगा देते हैं अपने घरों पे, भूल जाते हैं, ऐसा एक रस्म है कि भाई कर दिए भूल गए, अब वो झंडा गंदा हो रहा है, फट रहा है। बारिश चिथड़े उड़ रखे हैं। अभी हाल फिलहाल में ही हम कहीं देख रहे थे कि वो फटा हुआ था। फटा हुआ है, चिथड़े उड़ तो रखे हैं, लेकिन देखने कोई में ही देख अच्छी एक वो स्मृति मुझे नहीं है। मुझे मुझे हर लगता घर है कि तिरंगा अभियान ने भी एक जज्बा पैदा किया आप लोगों के मन में कि तिरंगा के प्रति जो बस सम्मान। मुझे एक चीज़ और है कि हर घर तिरंगा अभियान जैसे है, उसी अभियान की तरह एक अभियान ऐसा भी हर 15 अगस्त या 26 जनवरी से पहले ऐड किया जाए कि आपको तिरंगे को सम्मान कैसे देना है, यूज करने के बाद उसके साथ क्या करना हर है, तिरंगा वो सम्मान किसी को नहीं पता है। आप जाओ बाहर, खरीद लो। शायद आपकी बात बीजेपी वाले सुन लें और अपने कार्यक्रम में जोड़ लें इस साल। अच्छा खरीद वो यूज भी अच्छा आदमी आप देशभक्ति तो जगा रहे हैं, दिखा रहे हैं, मतलब मेरा ये थोड़ा सा ऑब्जेक्शन हो जाता है कि जब झंडा बेच रहा होता है ना, तो वो बेचारा गरीब आदमी बेच रहा है या कोई सड़क किनारे जो बेच रहा होता है, जो चौराहों पे बेचते हैं बच्चे, हम उससे बार्गेनिंग कर रहे होते हैं। बार्गेनिंग किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? तिरंगे के लिए। आप उसके लिए शान दिखाना चाहते हैं, आप उसके लिए मतलब 4 पैसे अगर एक्स्ट्रा जा भी रहे हैं तो आप देना नहीं चाहते, आप कहते हैं नहीं नहीं इतने का नहीं, इतने का दे, इतने का दे रहा है तो बता। या मतलब ये चीज़ के भी मैं थोड़ा सा खिलाफ हूँ कि भाई अब अगर आपको वो बेच रहा है, वो मुनाफा कमा रहा है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन आप तिरंगे को इसमें- सस्ते में क्यों खरीदना चाह रहे हैं? प्रशांत भाई एक छोटा सा वो इसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है, लोग है ना फिर इसका कमर्शलाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं। जब लोगों को लगता है कि ये आदमी इसके लिए कुछ भी करने को रेडी है, तो फिर वो उसको दूसरे डायरेक्शन में लेके जाना स्टार्ट कर देते हैं। जब मूवीज़ में आपने देखा कि भाई सब पिक्चरें किस पर बन रही हैं, अपने जो आइडल्स हैं, जो देशभक्ति बेची जा रही है बेसिकली। तो मुझे लगता है कि वो आसानी से थोड़ा- बिक जाती है ना। आसानी नहीं से ऐसा बिक भी नहीं है कि आसानी से बिक जाते हैं, क्योंकि मुझे याद है भगत सिंह पे लगातार 5 फिल्में एक ही साल आई थी, आपको याद होगा, और एक भी नहीं चली। सबसे अच्छी कौन सी थी ये बताओ आप? अजय देवगन। आपके अजय लिए। देवगन। भाई वही लेकिन, थी द लेजेंड ऑफ सोनू भगत सूद सिंह। वाली भी काफी किसकी वाली? सोनू सूद की पंजाबी में आई थी शायद से। अच्छा, सोनू सूद ने भी प्ले किया था। मैंने नहीं देखी। लेकिन सबसे ज्यादा कमर्शियलाइजेशन जिस मूवी में मुझे लगा था वो थी सनी देओल वाली। वो बहुत ज्यादा लाउड, बहुत सनी ज्यादा, देओल या उसके भाई वाली? उसके भाई भगत शहीद- सिंह बने थे और शहीद नाम था उस चंद्रशेखर मूवी आजाद का। सनी देओल ने प्ले किया था। वो लेकिन भी बहुत, अच्छी थी। अलग हटकर जो था, हालांकि अजय देवगन भी ओवर एज ही थे उसमें, हाँ 23 साल का तो कोई भी एक्टर मेरे नहीं ख्याल में उसको प्ले नहीं कर पाएगा। और संजीदा उस मतलब इंसान को शायद आजकल के एक्टर तो नहीं प्ले कर पाएंगे इतनी कम उम्र में, मतलब उसके लिए स्टोरी maturity अच्छी थी, चाहिए। गाने कितने अच्छे थे। ए.आर. रहमान का म्यूजिक था मेरा रंग दे बसंती चोला। वो तो, मतलब गाने पुराने जमाने में देशभक्ति के बहुत बढ़िया हुआ करते थे। अब तो आजकल तो कोई, मुझे नहीं लगता कोई रिसेंट मेमोरी में पिछले आपको 5 मेमोरी साल में साल हो में कुछ है नहीं। कोई ऐसा गाना। वो महेंद्र कपूर की आवाज में पुराने गाने सुन लो आप, वही चल रहे हैं। आप वो देखो ना गानों का, और पुराने लोगों का गाया हुआ। अभी सैयारा का गाना आया था ना, वो किसी ने एआई से किशोर कुमार में डब करा था। वो इतना चला कि इंस्टा के ट्रेंड में एआई वाला था। नंबर 1 तो 15 अब मतलब आजकल की बॉलीवुड ने नया मनोज कुमार, फिर आप किसे मानते हैं? तो आजकल की फिर से शुरू हो गए ना ट्रेंड, अभी जैसे आज अक्षय कुमार, क्योंकि शाहरुख खान को मतलब जवान के लिए नेशनल अवार्ड मिल गया है, तो मुझे मतलब मेरे तो समझ से परे था वो। भाई मतलब ये मेरी भी समझ से पर है कि 50 साल से ऊपर का आदमी है, उसको प्ले कराया जा रहा है कैरेक्टर 30-35 साल का, उसकी हीरोइन और 20-25 साल और वो की है। फिल्म और ऐसी मूवी भी नहीं थी ना। नहीं। उससे अच्छी स्वदेश के लिए नहीं मिल पाया। कॉपी थी, जवान भी किसी हॉलीवुड मूवी की होगी, copy मतलब मैं कह रहा हूँ अगर शाहरुख खान को नया देना ही था नया तो कुछ नहीं है। तो देशभक्ति पे तो उसने स्वदेश भी की थी, एक अच्छा कॉन्सेप्ट था, उस वो पे एक नहीं, अच्छा कॉन्सेप्ट था। लेकिन नहीं मिला। वो एक ऐसा आइडिया है जो एक आम हिंदुस्तानी, एक आम भारतीय के साथ कनेक्ट करता है कि क्योंकि ब्रेन ड्रेन एक हमारे टाइम में बहुत बड़ी आज भी समस्या, बहुत आज बड़ी भी है। समस्या है। बच्चा चला गया है, यूएस पढ़ रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है अपने देश से, और उस स्थिति में एक व्यक्ति डिसाइड करता है कि नहीं यार, आई विल कम बैक एंड आई विल डेवलप माय विलेज। तो वो जो फीलिंग थी, और ए.आर. रहमान का म्यूजिक उसमें प्लस कर दो आप, और जो आशुतोष गोवारिकर ने जो डायरेक्शन किया, ब्यूटीफुल पिक्चर। मतलब वो एक पिक्चर थी जो कनेक्ट करती है एक्चुअली, और ऐसा मतलब एक आदर्श छोड़ के जाती है कि भाई हाँ, अगर जॉन बनना है अब्राहम भी ऐसा तो बनना है। लगे हुए हैं, मतलब देशभक्ति की मूवी बनाने में, कई मूवी मुझे जैसे पोखरण और मैं तो अभी रिसेंटली मैं तो फॉलो करना मैंने वही कहा ना कि बिक जाती है। अभी इनको देख लो, किसी मुद्दे पे खड़े हो जाएंगे, पैसे 2 पैसे आप दे दो, आपके लिए ट्वीट करना स्टार्ट कर देंगे। हाँ। ऑपरेशन सिंदूर पे किसी बॉलीवुड वाले ने ट्वीट नहीं किया, नहीं। जिस दिन सीज फायर हो गया उस दिन लोगों के आगे थैंक गॉड अच्छा, और ये और वो। जबकि पाकिस्तान के एक्टर्स
कंप्लीटली सपोर्ट वहाँ के जितने सेलिब्रिटीज थे ओपन बोल रहे हैं। भाई शाहिद अफरीदी ने उसके बाद कि उसने प्रमोट किया है और बाद में काफिला, जश्न का काफिला उसने वहां निकाला। दुबई में निकाला वो हालांकि उसमें शर्म की बात ये रही कि उसको इंडियंस उसके प्रोग्राम में इंक्लूड हो रहे हैं और अभी रिसेंटली मैच हुआ उसमें हमारे क्रिकेटर्स जा रहे हैं बट नहीं पर मना कर दिया था ये आपने स्टेटमेंट देखे उनके, मतलब वो लोग कह रहे हैं कि नहीं वो हो गया, वो अलग है, वो सेक्रेटरी ये हो गया। साहब सौरव को गांगुली का स्टेटमेंट थोड़ा अजीब था, लेकिन अभी जो शायद मतलब WCL या क्या था वो एक वेटरन्स का क्रिकेटर का, इंग्लैंड में होता है। हाँ हो चुका है और साउथ अफ्रीका जीता, लेकिन उसमें इंडिया ने दोनों मैच पाकिस्तान से नहीं खेले। सेमीफाइनल में पाकिस्तान के साथ हमारा मैच होना था, उन्होंने कहा हम नहीं खेलते हैं, तो वो अभी कोई मैच होने भी तो वाला है ना इंडिया पाकिस्तान का, होगा ये एशिया कप शायद से अभी होने वाला है, जिसे लेके फिर से विरोध चल रहा है और ओवैसी ने कहा कि भाई मैं तो नहीं देखूंगा मैच उस पे मैच पे। ये दिन आ गए हैं, हमें ओवैसी की बातें ठीक लग रही है। नहीं पर जो भी टायर्स हैं, अगर आप कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख रहे हैं तो फिर नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप हर तरह से बंद करें तो सब कुछ बंद होना चाहिए। आप एक तरफ आप बोल रहे हो कि ये आतंकवाद की फैक्ट्री है, दूसरी तरफ आप बोल रहे हो नहीं आतंकवाद की फैक्ट्री है, बट हम इनके साथ क्रिकेट तो खेलते हैं, क्रिकेट हम पानी बंद कर रहे हैं। नहीं है। जब साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड की सिचुएशन थी, का जो अफ्रीकन लोग थे उनको अलग बिठाया जाता था, जो गोरे लोग थे उनको अलग बिठाया जाता था, तो उनको क्रिकेट नहीं खेलने दिया जाता था, वो क्रिकेट नहीं खेल सकते थे, बैन लग गया, कई सालों बैन रहा है साउथ अफ्रीका पे। और पाकिस्तान अभी भी कहाँ सुधर रहा है, वो धमकी दे रहा है, अभी धमकी दी ना उसने आसिम मुनीर जाके बोल रहा है कि आधी दुनिया खत्म हो जाएगी। हाँ मुझे वही प्राइम मिनिस्टर मोदी वाली बात याद आ रही है कि भाई ये हमने भी दिवाली के लिए नहीं सजा के रखी, और हम वो तो ब्रह्मोस ने हमारी वो कर पा रहे इंटरसेप्ट, सोचो अग्नि लॉन्च होगी तो वो तो कहाँ भागेंगे। मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था, डैडी मिल गए ना उनको ट्रम्प। हाँ मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था, एक बड़ा इसमें इंटरेस्टिंग वो है, ट्रम्प हमारे पे टैरिफ्स लगा रहा है और दूसरी तरफ वो रोमांटिसाइज कर रहा है पाकिस्तान के साथ। इस सब में एक चीज़, एक फाइन पॉइंट जो लोग मिस कर रहे हैं वो ये है कि ट्रम्प की पर्सनल कंपनीज इन्वेस्टेड है क्रिप्टो करेक्ट, क्रिप्टो को इंट्रोड्यूस कराया पाकिस्तान में ट्रम्प की एक सब्सिडरी कंपनी ने। अभी उसके साथ रिलेशन, अभी वो MOU टाइप उन्होंने साइन किया है और उसमें ये डिसाइड हुआ है कि ब्लैक रॉक, मतलब जो $10 ट्रिलियन अंडर एसेट जिसके पास हो, वो कंपनी कराची स्टॉक एक्सचेंज में अब डीलिंग स्टार्ट करेगी। तो ये सब इनडायरेक्टली बेसिकली उनका साफ है कि इनको इस देश को निचोड़ देना है पूरा कंप्लीटली। उसने अभी रिसेंटली ट्रम्प ने स्टेटमेंट दिया कि यहाँ पे ऑयल मिला एंड उसने भारत पे भी तंज मारा कि मे बी पाकिस्तान विल सेल ऑयल टू इंडिया। एक मूवी का मुझे सीन ध्यान आ रहा है, कॉमेडी मूवी थी, उसमें वो कि ऑयल निकलेगा, है ऑयल निकलेगा, शायद ढोल या धमाल में से कोई सी है, उसमें से वो उसे जमीन खोदते हैं तो वो सीवर का पाइप होता है और वो निकलता है वहां से, वो खुश हो जाता है। वही स्थिति। मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था किसी का, तो उसने लिखा था कि इम्पोर्टेंट ये नहीं कि आसिम मुनीर भौंका, इम्पोर्टेंट ये है कि वो ट्रम्प के कंपाउंड से भौंका। तो वो इनडायरेक्टली एक मैसेज सेंड अभी एक मैसेज यूएसए की तरफ से ये था ना कि आतंकवाद पे बहुत काम किया है पाकिस्तान ने, लिबरेशन आर्मी मेरे को वो टेररिस्ट का वो लगा दिया है, टैग लगा दिया है। और इंटरेस्टिंगली उसी दिन ऑल इंडिया रेडियो ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि बलूचिस्तान मार्क्स देयर 78 फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट पाकिस्तान। सो डेफिनेटली एक पर्दे के पीछे डिप्लोमेटिक वॉर चल रहा है एंड अभी इसका खत्म होने के तो आसार नहीं लग रहा। जब तक ट्रम्प है तब तक तो नहीं होगा। नहीं ट्रम्प होगा बट नहीं, क्योंकि ट्रम्प का तो अपने फायदे है ना, बिजनेस भी करना चाह रहा है और दोनों साइड प्रेशर गेम खेल रहे हैं। और प्रेशर ये नहीं है कि इंडिया ने रशिया से तेल खरीदा, ट्रम्प को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है इंडिया कहाँ से तेल खरीद रहा है, कहाँ से। उसको दिक्कत हो रही है कि रशिया यूक्रेन के साथ सीज फायर नहीं कर रहा है, उसकी शर्त। और नोबेल दूर होता जा रहा है प्राइज के लिए वो उसने बेसिकली स्टेटमेंट दिया था चुनाव जीतने से पहले कि मैं जिस दिन सत्ता में आऊँगा उससे नेक्स्ट डे 24 घंटे के अंदर मैं युद्ध विराम करा दूंगा यूक्रेन और इसका, क्योंकि पुतिन मेरा अच्छा दोस्त है और यूक्रेन मेरी सुनेगा। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है, रशिया मान नहीं रहा है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि जो रशिया के क्लोजेस्ट एलाइज हैं उनको प्रेशराइज करो कि तो अब चाइना को कर नहीं सकते हैं क्योंकि जो वो रेयर अर्थ मेटल्स हैं वो चाइना सप्लाई करता है यूएस को। तो किसी ने तभी वो 3 महीने का एक्सटेंड करा है। तो किसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेडी वैंस से पूछ लिया कि भाई चाइना तो इंडिया से भी ज़्यादा तेल खरीद रहा है, तो उस पर क्यों नहीं आप वो कर रहे हो। तो उसने एक मतलब ऐसा बयान दिया कि भाई थिंग्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, देयर आर मल्टीपल थिंग्स बिहाइंड द सीन। और तो क्लियरली ये इशारा था कि भाई उनके पास, चाइना के पास एक बैलेंसिंग हैंड है उनके पास कि वो
यूएस को रोक सकते हैं, बट इंडिया के पास ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल कि इंडिया उनके प्रेशर को कम कर देगा। तो वो ये टैरिफ्स हैं, तो ठीक है आप आने दीजिए। अब इनडायरेक्टली होगा क्या, अगर आप इतना ज़्यादा इंडिया को एलिनेट कर देंगे, जो पिछले 15-20 साल में इंडिया का यूएस के साथ क्लोजनेस है, आप एक झटके में उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो, तो धीरे धीरे यही होगा कि भाई इंडिया रशिया के क्लोज चला जाएगा। एक जोक चल तो रहा है कि 50% टैरिफ लगा रहे हो, तो उसमें पीछे सीन में Su-57 की एंट्री होती है कि मेक इट 57%। सर रशिया के साथ हमारे संबंध कभी बिगड़े भी नहीं है, मतलब इतने सालों में अमेरिका के साथ फिर भी हमारी तलखियां रही हैं बीच बीच में। और अमेरिका ने कब दिया हमारा साथ, ये बताओ ना, क्योंकि इतिहास अमेरिका उठा के पहले देख लो close आप। ally पाकिस्तान का इतना, क्योंकि उसको सोवियत के खिलाफ लड़ना था, 15 उसका साल से ही हम उनके क्लोज हाँ उसके मतलब उसको सोवियत के खिलाफ लड़ना था, पाकिस्तान का युद्ध हुआ है। और मैं तो उस क्लोजनेस को भी ये नहीं कहता, क्योंकि रीजन ये है कि हम क्लोज हैं, मतलब ये है कि आपकी मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, एलाइज हैं और कुछ नहीं। आपकी मेरी बॉन्डिंग अच्छी है, ठीक है, और मुझे जरूरत पड़ी तो आप मेरा फोन नहीं उठा रहे। हाँ वही प्रॉब्लम वही है कि ये इंडिया को भी एज अ थ्रेट ही देखते हैं। आने वाले 15 से 20 साल में आप क्या इंडिया $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा, तो भाई डेफिनेटली यू विल बी अ चैलेंजर टू यूएस, टू चाइना। तो नहीं कोई भी चाहता है कि इंडिया उस तरीके से ग्रो हो। चोरी का शोर है, कुत्तों के मुद्दे पे जोर है, और आप लोगों के क्या विचार हैं कुत्ते के ट्रम्प की बात करते करते आप कुत्ते कुत्ते पे कैसे आ गए? क्योंकि ट्रम्प और ट्रम्प का कुत्ता मुनीर, और जब कुत्ते की बात हो रही है तो कुत्ते की बात को कुत्ते से ही जोड़ दिया जाए। बिल्कुल सही बात। क्या मानना है प्रशांत जी आपका? सड़क मतलब मेरा तो मानना है कि कम होने चाहिए सड़कों पे कम से कम। बहुत ज़्यादा पोलराइजिंग इशू, बहुत ज़्यादा। जो प्रेमी हैं, जो वो बिल्कुल मरने मारने को तैयार है। आई थिंक बहुत टाइम बाद मैंने कभी इंडिया गेट पे प्रदर्शन होते हुए देखा है। बहुत टाइम हो गया, मुझे याद नहीं आखिरी बार कब हुआ था। नहीं तो अपना प्रेम दिखाने का जगह सिर्फ सड़क ही थोड़ी ना है। आप प्रेम जगह जो अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि शेल्टर होम में जाएं, तो आप अपना प्रेम वहाँ दिखा लो ना जाके। सर बस मेरा इसमें थोड़ा सा एक दूसरा एक मेरा पक्ष है। मैं डेफिनेटली मानता हूँ ये एक बहुत बड़ी समस्या है। भारत में सबसे ज़्यादा संख्या में स्ट्रे डॉग्स हैं, तकरीबन 2-2.5 करोड़ स्ट्रे डॉग्स हैं, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा रेबीज़ के केसेस इंडिया में हो रहे हैं, और रेबीज़ की अगर कोई मौत देख ले तो वो झकझोर बहुत बुरी है, बहुत दर्दनाक मौत होती है। 37 लाख 37 लाख तो पिछले साल डॉग थे। बाइट केस हाँ है। डॉग बाइट डॉग बाइट केसेस में 20-25,000 के अराउंड रेबीज से डेथ। रेबीज से तो बचता तो है ही नहीं, वो तो वैसा वायरस है कि उसका कोई आज तक कल वो रहता है वो। हाँ आपने कहा कि रेबीज से कोई बचता नहीं, कल कोई महानुभाव थी, उन्होंने कहा कि रेबीज तो एक आम वायरस है, साबुन से धो दो तो खत्म हो जाता है। नहीं रेबीज की, मेरा ब्रदर डॉक्टर है, वो इमरजेंसी वार्ड में उसकी ड्यूटी थी 1 साल के लगभग, तो उसने बताया कि उसके पास 4-5 ऐसे केसेस आए, और मतलब वो डॉक्टर उसको बताया गया, सिखाया गया कि भाई आपको इमोशंस होंगे। लेकिन जब एक छोटा सा बच्चा, एक 6-7 साल का बच्चा पानी नहीं पी रहा है और वो मिमिक कर रहा है कुत्ते वाले, वो अपना ब्रेन फंक्शन खो चुका है, वो किसी भी आदमी को तोड़ने के लिए काफ़ी होता है। तो मेरा भी यही मानना है, इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होना चाहिए। बट जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शेल्टर होम्स में भेजो, तो शेल्टर होम्स है ही नहीं, भेजोगे कहाँ पे? दिक्कत वही है, और दूसरा अगर होगा भी तो उसमें फिर वही पैसों का बंडरबाट वो चलेगा तो जैसे जो अभी चल रहा है। अभी बहुत सारे आवारा पशु वाला, आवारा पशु पशु जो ये एनजीओ भी चल रहे हैं ना, जो क्या नाम है, कुत्तों के नाम पे या जानवरों के नाम पे, देखिए बहुत पैसा भाई इधर देखो, से उधर होता है। अगर मैं डॉग लवर हूँ तो अभी जो इंडिया के डॉग लवर है ना, उनकी स्थिति ये है कि मैं आऊँगा, 2 रोटी डालूंगा, 1 बिस्किट का पैकेट लाऊंगा और डालूंगा, चला जाऊंगा। भाई अगर डॉग लवर बनना है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाओ ना, वैक्सीनेशन कराओ उसका। तो इसका यही सॉल्यूशन है, जो अभी पिछले 10 साल से ये कम हुआ है, दोनों गाय, बट इसका सॉल्यूशन है कि भाई आप कुत्ते को पकड़ो, उसको वैक्सीनेट करो, उसको स्टेरलाइज करो, हाँ। कि भाई ताकि वो आगे और संख्या ना बढ़े। आई थिंक इससे ज़्यादा तो आप में से किसी ने पाला है कुत्ता कभी? हाँ मेरे पास कुत्ते रहे हैं, मैं डॉग लवर हूँ, बट इन लोगों की कंपैरिजन में ये तो नहीं पाला है। और जैसे 2-3 चीज़ें है ना कि बाहर कुत्ते गंदा भी करते हैं, उससे भी बीमारियां फैलती हैं, क्योंकि अब आपके पास वो कच्चा नहीं होता सड़क के किनारे कि वो उसी में मिट्टी में मिल जाएगा, बारिश में वो पूरे वो बह रहा है, उससे टॉयलेट है उसकी, मतलब वो है लार है, मतलब बीमारियों के कारण वो भी है, वो बीमारी वहाँ पनप रही है।
दूसरा काटने का तो सबसे बड़ा एक डर बना ही रहता है, क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चों के वीडियोस आते हैं। मुझे डर लगता है अपनी गली में जाने में कि भाई मैं जाऊंगा कुत्ते ना मेरे पीछे पड़ते हैं, क्योंकि उनका अपना एक एरिया है और उनको पता होता है कि इस एरिया में किसकी ज़्यादा मूवमेंट होता है। अगर कोई बाहर से जाता है तो उस पर अटैक की कोशिश करते हैं, वो उनका नेचुरल बिहेवियर है। दूसरा, आप अडॉप्शन को भी अपना सकते हैं अगर आपको इतना ही प्यार है। वही, बट प्रॉब्लम वही है ना, ओनरशिप नहीं लेनी है लेकिन कुत्ते के पूरे फन पूरे लेने हैं। हाँ। हमें उसका वो नहीं चाहिए, पाल नहीं पाएंगे हम, लेकिन हमें वो चाहिए। और ये कहीं ना कहीं देखिए, ये चीज़ पिछले 1 दशक के लगभग ये चीज़ बढ़ी है। ये भी विचार करने वाली बात है, ये भी सोचने वाली बात है कि ऐसा क्या हुआ है पिछले 10-15 सालों में कि कल्ट बन गया है ये, कि कुत्ते को आप हाथ, इवन इनफैक्ट अगर कुत्ता काट रहा है तो भी आप उसको मार नहीं सकते हो। लोग मारने पे तुल जाते हैं, पिस्टल निकाल देते हैं कि भाई ये कैसे इस कुत्ते को तुमने मार दिया। कुत्ते को पीटा तो जिसने पीटा उस पर केस चल सकता है, हाँ, लेकिन कुत्ते ने अगर काटा और जो आप उसको जो उसको खाना खिला रहा है उस कुत्ते को, उस पर केस नहीं होता है कभी। मतलब ऐसा मैंने तो नहीं सुना है। मेरा जो एक छोटा सा मेरा मतलब ऑब्वियसली एक वैसे ही फ्लोट कर रहा हूँ एक आइडिया, तो एक तो इसमें सबसे बड़ा रोल रहा है जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ताकि जैसे हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, जिस तरीके से कुत्ता रोमेंटिसाइजेशन, स्ट्रीट डॉग रोमेंटिसाइजेशन हुआ है। एक मुझे सबसे बड़ा फॉल्ट लगता है मेनका गांधी का। अच्छा, मुझे लगता है कि उन्होंने इस चीज़ को इतना एनेबल किया, उसको इतना ड्रैकोनियन रूप दे दिया कि कोई इसको सोचने, मतलब कोई कुत्ते को कुछ करे उससे पहले डर जाता है, क्योंकि कानून इतने सख्त हो गए हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो ठीक है, मतलब उन्होंने सू मोटो कॉग्निजेंस लिया इस इशू पे, बट इसको प्रैक्टिकलिटी में लाने के लिए उनको थोड़ा सा सरकार के साथ बात करना चाहिए, जो भी प्लॉजिबल सॉल्यूशन है। 11 लाख कुत्ते दिल्ली एनसीआर से हटाना लगभग, मतलब शायद इतना ही है, इतनी जल्दी पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन नहीं है, कई साल कुछ हाँ, मतलब तो 600-700 कुत्ते उठा पाए हैं दिल्ली से। मारना भी एक नहीं, मारना तो और मारने के लिए कोर्ट कह भी नहीं रहा है, वो मारने के लिए कोर्ट कह भी नहीं रहा है। सेलिब्रिटी का जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि इसे रोमेंटिसाइज कर दिया गया है, आप देखो भी, आप भी कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर पे कोई ट्वीट नहीं था, या मतलब कोई सोशल इशू हो जाए तो ये गायब हो जाते हैं उस तरह से। कुत्तों पे देखो आप इनके ट्वीट और पोस्ट, कुत्तों पे जो इन्हें प्यार उमड़ के आ रहा है ना। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये कितने ये एक्टर्स हैं जो इनकी ओनरशिप लेंगे? अरे भाई, इतना अगर आपको प्रेम है तो आप एक संस्था, कॉर्पोरेशन बनाइए, आप उसमें एक 2-2 करोड़ दो एक अपना सोसाइटी बना के उन कुत्तों को एक जगह पर रखो, क्या दिक्कत है? डॉग सेंचुरी बनवा दें आप। हाँ भाई, क्यों नहीं भाई, भाई टाइगर रिजर्व के बाद अब डॉग स्ट्रीट डॉग रिजर्व। एक मीम चल रहा था मुझे, नहीं ये सेलिब्रिटी में शायद ये भी हो सकता है ना ट्वीट्स का, क्योंकि पेट केयर का मार्केट ही लाखों करोड़ों रुपए है पेड। हाँ, तो उसमें कई लोग इंडोर्स करते हैं उन प्रोडक्ट्स को, मतलब करेक्ट। और लोगों का वो वेस्टेड इंटरेस्ट है इस चीज़ में, तो वो जो मार्केट है उसकी वजह से वो बोल रहे हैं, वो कुत्ते प्रेम की वजह से नहीं बोल रहे हैं। जो मार्केट से वो पैसा उठा रहे हैं ना, वो बुलवा रहा है। वो फ्री के लिए तो कुछ करेंगे नहीं, फ्री के लिए तो वो छींकते भी नहीं है। वो तो अरे जो एक्टर शादियों में पैसों के लिए नाच जाते हैं, तो चलिए वो तो उनकी अपनी पर्सनल चॉइस, वो लेकिन चॉइस नहीं है, पैसा ही है ना। इससे मुझे ध्यान आया नवाजुद्दीन का एक बयान, अगर आप लोगों ने सुना हो। नवाजुद्दीन ने कहा कि हम लोग भांड लोग हैं, भांड है, पेशे से भांड। तो उसने कहा कि भांडी हैं हम, बस इतना हो गया कि पैसे हम अच्छे कमाने लगे तो हम उसे, हमारे भांड बने को स्टार बना दिया गया, स्टारडम कह दिया गया है। बोले भांड का भी तो यही पेशा था जो हमारा है, वही है, और एक्टिंग करना और उस तरह से एंटरटेन करना, एंटरटेनमेंट, नाचना। और तो मीम से मुझे याद आया, मीम चल रहा है कि बैन लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने स्टे डॉग्स पे, और तो लोग मोमोज खाने जा रहे हैं तो वो देखते हैं कि जो पिछले 30 साल से अंकल मोमोज बेच रहा था उसने दुकान बंद कर दी है अपनी। एक दूसरे की शक्ल देखते रहे। चंडीगढ़ में जैसा आया था वो कुत्ता, वो कुत्ते का मोमोज में कुत्ते का मीट मिला के बेच रहे, मोमोज बता के बेचा जा रहा है, खरीदना नहीं पड़ रहा। अरे एक इसी से किस्सा याद आ गया, देहरादून में राजपुर रोड पे कुत्ते अचानक से गायब होने लगे। अच्छा, तो लोगों को शक हुआ कि भाई जा कहाँ रहे हैं। फिर हुआ कि
किसी पड़ोसी ने शिकायत करी, मतलब किसी लोकल ने शिकायत करी पुलिस को कि इस घर से बहुत अजीब सी स्मेल आती है जब ये खाना बनाते हैं। तो छापा पड़ा, तो नॉर्थ ईस्ट के थे, खाते हैं मतलब वहाँ पे, लेकिन कल्चर है। तो वो लोग बच्चे थे, वो ये कि पढ़ने आ रखे हैं, पैसों की कमी है, तो उन्होंने शायद से उसमें कुत्ते उठाना शुरू किया और खाना तो खाते ही थे। खैर मैं एक मीम देखा, आपके उत्तराखंड से ही आया होगा। अभी मैं बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ और हुई, ऑफिस में हम आपस में बात कर रहे थे, तो कई लोग कहते हैं कि इन कुत्तों को उठा के चाइना एक्सपोर्ट कर देते हैं, वहाँ तो आम है खाना। बिजनेस। ये सेम सिनेरियो हुआ था आई थिंक 20 साल के अराउंड। एक पॉडकास्ट में सुन रहा था मैं, एक आर्मी ऑफिसर थे, वो अपनी स्टोरी बता रहे थे कि कैसे वो एक कमांडिंग ऑफिसर थे एक रीजन के, और उनके उसमें एक नागा बटालियन जो मणिपुर की एक वो थी, वो वहाँ पे आई। तो अब उनको तो चाहिए था कुत्ता, तो श्रीनगर में कुत्ते कम होना स्टार्ट हो गए। तो जो साथ वाले थे, आई थिंक सिख रेजिमेंट थी या जाट रेजिमेंट थी, तो वो लड़के देख रहे हैं कि भाई ये कर क्या रहे हैं यहाँ पे। तो खैर वो फिर जब समय बीता तो उन्हें पता चला कि भाई उनके लिए चिकन है। भाई ऐसा कैसे हो सोर्स ऑफ मीट है, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि एक चिकन है वो अलाउड है, वो अलाउड है खाना, बफेलो मीट खाना अलाउड है, कोई खा रहा है, कोई बीफ खा रहा है, कुत्ता अलाउड नहीं। क्यों भाई? लोग तो जब मजबूरी पड़ती है तो आदमी खाने की तैयारी में होता है। मैं एक मीम देख रहा था, वो मीम ये था कि एक जो उत्तराखंड में भूटिया कुत्ता होता है, उसका फोटो था, उसने फ़ोन लगा रखा था और उस पर टेक्स्ट लिखा था, भाई उत्तराखंड में आ जाओ, यहाँ कोई दिक्कत ना है, यहाँ ना चल रहा सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर। सही में। बट गोवा में भी कुछ भी इस पे एक्शन हुआ है ना शायद? गोवा में भी और राजस्थान में भी कुछ आदेश हुआ है शायद कुत्तों को लेकर। गोवा ने भी स्पेशल टास्क फोर्स इसके ऊपर बनाया है कि इसको इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए। और आप ये देखो ना कि लोग मानते भी कहाँ हैं नियम। दिल्ली एनसीआर में एक नियम ये भी है, दिल्ली एनसीआर में क्या शायद इंडिया में ये नियम है कि अगर आप कुत्ता पाल रहे हो या कोई भी जानवर पाल रहे हो, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा उसका, उस तरह का। उसके टाइम पे वैक्सीनेशन है नहीं और कितने एमसीडी में आप लगा लो, दिल्ली एनसीआर में 11 लाख के अराउंड कुत्ते हैं, और मतलब अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो होंगे 6-7 तो वहाँ भी होंगे। सिर्फ 6000 से नीचे एमसीडी में रजिस्ट्रेशन है डॉग्स के, जो मतलब लोग पालते हैं अपने घरों में। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 6000 लोगों के पास ही कुत्ते होंगे। और इंडिया में वो जो कुत्ते अवैध हैं पालने, मतलब क्या बोलते हैं, बैन है, जो वो ब्रीड पाली जा रही हैं, तो एक प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं है पहले तो इनके ऊपर। जैसे अब स्नेक बाइट्स के अब रजिस्टर मतलब रिपोर्ट्स होने लगी हैं केसेस, ऐसे इनको भी एक मतलब वो आना चाहिए, एक लॉक शीट या कुछ ऐसा तैयार होना चाहिए इनका भी कि भाई किसके यहाँ आ रहा है, किसके यहाँ जा रहा है, कौन सा है, इस एरिया में कितना है प्रॉपर। और ये मॉनिटरिंग करनी पड़ेगा। टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो थोड़ा यूज़ करना चाहिए। कई केसेस आए हैं कि रॉटवीलर पाला हुआ था, ओनर को ही खा गया। भाई वो कितना खतरनाक कुत्ता है। मतलब उसका ये कहा जाता है कि जहाँ उसने पकड़ लिया ब्लॉक कर देता है, उसका जो जबड़ा है वो। आप कितना ही उस पे लाठी बजा लो। टर्किश ब्रीड, आई थिंक टर्किश है या फिर उधर का ही ओरिजिन है, कैंगल करके। कैंगल डॉग है, मतलब वो कुत्ता आदमी को, एक आदमी उससे नहीं भिड़ सकता, इतना पावरफुल वो डॉग, सबसे ताकतवर बाइट फोर्स है उसकी, सब है। वो कुत्ते लोग इंडिया में पाल रहे हैं। क्या सेंस कुछ है? तो मूवीज से भी इंस्पायर्ड होते हैं ना। जैसे मुझे याद है कि 94 में शायद से हम आपके कौन आई थी, तो उसमें वो पोमेरियन डॉग था, उसका लोगों ने पालना शुरू कर दिया। कोई यूटिलिटी नहीं है। नहीं है। हाथी मेरे साथी में भी तो एक कुत्ता था ना, वही नहीं, हाँ, हाथी मेरे साथी में भी एक कुत्ता था ना शायद। एक मूवी वो भी थी जिसमें बंदर और कुत्ते की जोड़ी थी, शायद अमिताभ बच्चन की थी या किसकी थी। अच्छा पोमेरियन आप कह रहे हो ना, लेकिन यूज़ का तो नहीं है, लेकिन पोमेरियन बहुत अजीब मतलब मुझे लगा है अभी तक। डॉग लवर से वहाँ पे भाग लेता हूँ। वो पीछे से घूम के काटने की कोशिश करता है, वो सामने से, मतलब जैसे बाकी कुत्ते सामने से आप पे हमला करने की कोशिश करेंगे, वो चुपके से आएगा आपके पास, जैसे बहुत फ्रेंडली है, और वो पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है, क्योंकि डरता भी है, छोटा है ना। तो वही है रॉटवीलर, ये सब जो जितने भी खूंखार डॉग्स हैं, तो मूवीज में सीरियल्स में जो दिखाते हैं ना, वो अपनी लाइफस्टाइल। हाँ बिल्कुल, कि कोई ब्रीड है, ऑब्वियसली उसको ट्रेन कर सकते हैं, पुलिस यूज भी है, सब चीज़ है, बट परमिट होना चाहिए इन चीज़ों का। जैसे बंदूक एक वेपन है भाई, वो भी वेपन है। अगर आपके हाथ से जंजीर छूट गई, वो पता नहीं कितने बच्चे मरते हैं, कितने रोज
वीडियोस आती हैं। वो लिफ्ट में जबरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं, इसमें हाँ। बच्चा है। और अभी एक पीछे कुछ दिन पहले हमने इसी शो में जिक्र करा था कि उस बच्चे को रोड व्हीलर से या उससे कटवा रहा था ऑटो में, मुंबई की बात है ये। तो इन लोगों पे एक्शन ज़रूरी है। देश में चोरी का बहुत शोर है। चोरी इलाकों में कहीं ड्रोन से चोरी है, कहीं कैसे चोरी है, और संसद में वोट चोरी का शोर है। राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, चोरी किसने की? चोरी किसने की? लेकिन सवाल तो यही है, सब एक दूसरे से यही पूछ रहे हैं कि चोर कौन है। क्योंकि मुझे जो समझ में आ रहा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। चुनाव आयोग कह रहा है कि वही तो सुधार रहे हैं बिहार में। बीजेपी भी यही कह रही है कि ये सुधरना चाहिए। तो फिर शोर क्यों है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। कहीं क्रेडिट लेने का शोर हो, क्या पता कि जब हमारी देखो, वजह से ये ठीक जब हुआ है। कहते हैं ना, नेता जब ज़्यादा दिखने लग जाए तो समझ जाओ कहीं चुनाव आ रहा है। बिहार में चुनाव तो बिहार में चुनाव आ रहा है। और मतलब मुझे समझ में नहीं आया। मैं और समझना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि भाई राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भाई यहाँ वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, इतने वो है, ठीक है। चुनाव आयोग बिहार में वही तो कर रहा है, करेक्शन। मैं उसमें भी आपको एक आंकड़ा देता हूँ। हाँ। जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें उन्होंने एक महाराष्ट्र की सीट है धुले, उसका उन्होंने एग्जाम्पल दिया। धुले में 5 विधानसभा पड़ती हैं लगभग। बीजेपी उन 5 में से 4 पे लीड बना के चल रही थी और समथिंग 1,90,000 94,000 के राउंड की लीड थी। मैसिव लीड थी, क्लियर कट विक्ट्री थी। 5वीं जो विधानसभा थी मालेगांव सेंट्रल, एक मुस्लिम डोमिनेंट सीट है, वो सीट खुलती है और बीजेपी 3,500 वोटों से हार जाती है। उस सीट पे बीजेपी को सिर्फ 2% वोट मिलता है, सिर्फ 2%। ये ठीक है, मैं मानता हूँ कि माइनॉरिटीज अलाइन करती हैं अपने आप को कांग्रेस के साथ, तो हो सकता है उन्होंने कर लिया, इधर को वोट दे दिया होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है, जब एक एवरेज था न्यू वोटर्स का 4% 5%, उस सीट पे 42% न्यू वोटर्स ऐड हुए थे 2019 और 2024 में। 19 से 24 में 44% न्यू वोटर्स ऐड हुए थे वहाँ पे। तो ये कौन थे न्यू वोटर्स और इन्होंने किसके पक्ष में मतदान किया? तो सवाल ऐसा तो ही राहुल गांधी मैं से मतलब पूछना चाहूंगा। क्योंकि और नहीं, ऐसा नहीं है कि इससे सिर्फ बीजेपी को फायदा हुआ, कांग्रेस को भी तो फायदा हुआ होगा, टीएमसी को भी तो फायदा हुआ होगा। नहीं, बात है ये और फर्जी वोटर अगर हैं, हटाने के लिए एसआईआर चल रहा है, लेकिन आप उसका भी विरोध कर रहे हो। आपने बिहार में क्यों आप बोल रहे हो कि मैं वही आ रहा था कि इनसे उन लोगों ने भी तो जीत हासिल करी है उन्हीं फर्जी वोटरों के दम पे, जिनको आज आप कह रहे हैं कि भाई ये फर्जी है वो फर्जी है, क्योंकि इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में फर्जी वोटर आएंगे, ऐड कराए गए हैं ये लोकल तो एसआईआर होना चाहिए। और ईसी के अंडर में ये चीज नहीं आती है, परव्यू होता है बीएलओ का। बीएलओ काम करेगा, जो सरकार बोलेगी, या लोकल जो एक मुस्टंड आएगा, एज अ स्ट्रॉन्ग मैन जो होगा, वो जो उसको पैसे और देके करा देगा। मुझे इसमें मानना है कि एक आम नागरिक की भी खुद की भी जिम्मेदारी है। अगर मेरा वोट है तो मेरी खुद की जिम्मेदारी है ना भाई कि वो वोटर लिस्ट में है या नहीं है। अभी बिहार में एसआईआर एक्सरसाइज हुई है, कुछ 60-65 लाख निकाले गए हैं। हाँ। 13-14 दिन हो चुके हैं उस चीज को, लेकिन अभी तक किसी ने उस पे ऑब्जेक्शन नहीं फाइल किया है कि हमारा नाम गलत इसमें रिमूव हुआ है। और एक महीने का टाइम दिया है ना। मैं इसी चीज से परेशान रहा हूँ चुनाव, मतलब अपने बीएलओ से। मेरे 2 बीएलओ चेंज हो गए उस बीच दौरान में, लेकिन मेरा वोटर आईडी में मेरा नाम ठीक नहीं करके दे रहे थे। वो क्योंकि ह्यूमन एरर है। अब उसमें बोल रहे हैं कि मैं हाथ से लिख के दे रहा हूँ कि मेरे कभी हिंदी में खराब कर दे रहे हैं, कभी अंग्रेजी में खराब कर दे रहे हैं। वो कंप्यूटर पे जब लिखने बैठता है उसको स्पेलिंग नहीं पता है, वो सचदेव का सचदेव कर देगा। फॉर्म 3-4 बार फॉर्म भरवा दिए गए, मैं बार लिख के दे रहा हूँ, ये है ब्लॉक लेटर्स में लिख के दे रहा हूँ। राहुल गांधी ने उसमें इशू उठाया कि मकान नंबर सबका एक था। उसका ये एक वो है कि जब किसी जगह में फ्री होल्ड के मकान होते हैं तो उनकी संख्या नहीं होती है। अब मैं वही पूछने वाला था, आपका गांव में मकान नंबर पता है आपको? किसी को भी नहीं पता। मुझे भी नहीं पता कि मेरे गांव में मकान नंबर क्या है। कोई नहीं सकता वो मकान नंबर, वो तो रैंडम वो कुछ भी लिख देते हैं। हम भी रैंडम ही डालते हैं, डालना हो अगर कहीं कंपलसरी है तो ले एक डाल दे, ग्राम पोस्ट फला और वहां पहुंचा। गांव में तो ये वो पर मुझे नाम से आदमी बता देता है ना। पर मुझे इसमें एक ये भी है मेरा मानना कि चुनाव आयोग कर तो रहा है, लेकिन चुनाव आयोग को और ज़्यादा मजबूती से करना पड़ेगा। वरना एक बात बताओ ना आप, जैसा आपने अभी कहा कि सचदेव का सचदेवा कर दिया, ठीक है, लेकिन जहां वो ISSHDFC बाप का नाम या हस्बैंड का नाम है तो गलती है ना। वो जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी, देखो किसी ना किसी की।
मेरा इसमें थोड़ा सा ये भी मानना है नहीं, और कि जो SIR चाहे वो BLO हो चाहे डेटा एंट्री ऑपरेटर हो, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, वाकई में त्रुटियां हैं सिस्टम में, तो उसी को तो ठीक करने के लिए एसआईआर कर रहा है, फिर इसका विरोध क्यों कर रहे हैं राहुल गांधी? ये तो राहुल गांधी SIR में कह रहा हूँ अभी मतलब पैन इंडिया होना चाहिए, होना क्योंकि चाहिए। पैन इंडिया होना बहुत सारे और लोग ये मर लोग चुके विरोध हैं, कर रहे हैं क्योंकि इनका बहुत कहीं सारे ना लोग कहीं माइग्रेट हो चुके हैं इस जिन्होंने चीज़- नए आईडीज हाँ। वो अप्लाई किया होगा। और पहले क्योंकि जब तक आधार इन चीजों से लिंक नहीं था, ये सब सिस्टम यूनिफाइड नहीं था, तो दो कार्ड बनते थे। और दूसरा गांव की वोट अलग हो गई, शहर की अलग दूसरा वोट हो गई। वही है कि खुद की ओनरशिप लेनी पड़ी, लोगों को आना पड़ेगा कि भाई मेरे इसमें ये त्रुटि है या इसको ठीक कर दो, या मेरे घर में फला अब नहीं है, अब इनको रिमूव कर दो। करेक्ट। तो वोट चोरी की बात कर ही रहे हैं, तो वोट चोरी का वो भी जिक्र कर लेते हैं। जो जब चुनाव हुआ था और कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनना था और ये तय होना था, बेसिकली उस चुनाव पे निर्भर था कि भाई अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिलते हैं 14 वोट, 15 प्रेसिडेंशियल प्रोविंस में से जी, जी, 12 वोट मिले थे, 12 correct। 3 ने वोट नहीं डाला था। हाँ, तो 12 सरदार पटेल को मिल जाते हैं, नेहरू जी को 0 जीरो था, मिलते हैं। हाँ, 3 ने वोट नहीं डाला था। और नतीजा क्या होता है, नेहरू जी उसके विनर होते हैं। वोट चोरी तो ये थी। अब देखो, मैं कुछ ज़्यादा बोल जाऊंगा तो फिर लोग कहेंगे कि मैं महापुरुषों का सम्मान नहीं करता। नहीं वो जीरो को हीरो बनाने वाला कौन था, ये बताओ मुझे। वो कोई नहीं, मैच फिक्सिंग का खेल पुराना है। मैं वही कह रहा हूँ, वो उसमें हमें ही लोग गाली देनी शुरू कर देंगे कि उन्होंने ये किया वो किया। हर आदमी आइडियल नहीं हो सकता। उनका तर्क था ना उसमें कि भाई जवाहर युवा हैं, अंग्रेजी अच्छी बोलते हैं और विदेशी लोगों से अच्छे संपर्क कर पाएंगे। उस टाइम और नेहरू ज़्यादा लंबे समय तक उस टाइम नेहरू जी क्या पटेल जी की एज कंपैरिजन में जंजी थे? हैं? उन्होंने हरकतें तो लेकिन उन्होंने अब उसको, ठीक है, नेहरू का ये किस्सा हुआ, फिर वोट चोरी। आप इंदिरा गांधी को तो जेल जाना पड़ा है वोट चोरी के कारण, उसका क्यों भूल जाते हैं लोग? ये अपने गिरे हुए। अरे वो भूले नहीं है सर, हाँ। उन्हें याद है, तभी तो उन्हें पता है कि गड़बड़ ना हो जाए कुछ। अच्छा वो भी है। और ये अब बैलेट पेपर चिल्लाते हैं कि बैलेट पेपर चुनाव होना चाहिए। राहुल गांधी के पिताजी तो बैलेट पेपर पे अपना ठीकरा फोड़ चुके हैं हार का 89 में, कि भाई इसकी वजह से मैं हार गया हूँ। और जब वोट चोरी, वो टाइम भी सबने देखा जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे। अच्छा, बूथ कैप्चरिंग पहली 1957 में बेगूसराय में कांग्रेस के ही आदमी ने कराई थी। वो शुरुआत, वो परंपरा ऐसी पड़ी कि फिर बिहार तो और यूपी तो। बिहार की आप बात कर रहे हैं, बिहार तो मतलब प्रो है हर मामले में। डोनाल्ड ट्रम्प वहाँ टैरिफ लगा रहे हैं, यहाँ हमने बना दिया प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र समस्तीपुर में। अब लौंडा है वो बिहार का, अब टैरिफ कैसे लगाएगा? तो टैरिफ नहीं, वो तारीफ है। वो तो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है। वो बस उन्होंने जैसे पैसे देके आधार कार्ड बन रहे हैं, राशन कार्ड बन रहे हैं, आपके वोटर आईडी कार्ड बन रहे हैं। यही बिहार का मैं एग्जांपल देता हूँ। मेरी बात हो रही थी किसी से, बिहार सिवान के रहने वाले हैं वो, तो वो बता रहे थे कैसे यहाँ पे रोहिंग्या, जो वहाँ का एक लोकल लीडर है, वो कैसे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को लाके उनको बकायदा वोटर आईडी उनको वादा कर रहा है कि हम आपको वोटर आईडी कार्ड प्रोवाइड करेंगे। मुझे सिवान डिस्ट्रिक्ट का एग्जैक्टली वो मालूम नहीं है कौन सी विधानसभा है वो, लेकिन ये वहाँ पे चल रहा है खेल। वो महाराष्ट्र में नहीं, आपने अभी कुछ बीच में था जो पूरा एक छोटा शहर जैसे ही बसा दिया था एक आदमी, जो लेके जाता है रोहिंग्यास को वहाँ जाके और प्रॉपर बसाता है। पूरा एक पोर्ट पे कब्जा था। अभी गुड़गांव में अभी बीजेपी सरकार ने हरियाणा में एक्शन लिया अवैध प्रवासियों के खिलाफ, जो ये बांग्लादेशी मदरसे चला रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। तो वहाँ पे रिपोर्ट आने लगी, रेडिट वगैरह पे रिपोर्ट आई कि मेड की शॉर्टेज हो गई है। जो हमारी मेड कई साल से काम कर रही थी वो आना बंद हो गई है। तो उनको बाद में पता चला उसका नाम रोहिणी नहीं रुखसाना था। रुखसाना निकली। हाँ, अभी बहुत जरूरी है, पूरे पैन इंडिया होनी चाहिए, पैन इंडिया होनी चाहिए, और ये एनआरसी भी लागू होना चाहिए, सीए भी लागू होना चाहिए। सदन में हंगामा हो रहा था, तो सदन में 2-3 चेहरे बड़े, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तो चलो चमकते रहते हैं, एक अखिलेश यादव ने जब बैरिकेडिंग को फांदा, उसके बाद उनके समर्थकों ने जो ट्वीट किए, उन्हें देख के ऐसा लगा कि जैसे राहुल गांधी बॉर्डर पार करके कहीं मतलब दूर तक कब्जा कर लिए हों।
कि यही क्रांति लाइंगे, ये लखनऊ देश में- के लखनऊ भविष्य में रैलियां प्रधानमंत्री। निकली हैं अखिलेश यादव के उसमें समर्थन में कि उन्होंने वही बैरिकेड फाड़ दिया। भाई मतलब बैरिकेड फाड़ना अचीवमेंट है क्या? देखिए, जिन लोगों ने कभी जीवन में ये इतना मोटिवेशन और इतनी मतलब चाटुकारिता इस लेवल की कि हम बैरिकेडिंग को वो कर दे रहे हैं, तारीफों में बांध दे रहे हैं। ये आपको समझना पड़ेगा, इन पार्टीज का एक सेंट्रल यूनिट है, एक जो कमांड सेंटर जिसको हाई कमांड जिसको हम बोलते हैं। अगर आपने हाई कमांड को खुश कर दिया, आप उनके पोस्टर लगा दीजिए, आप उनको सीता माता माँ दुर्गा से कंपेयर कर दीजिए, भारत माता बना देते हैं सोनिया गांधी को इस चाटुकारिता के चक्कर में, तो उनको पता है क्योंकि ये चीज़ रिवॉर्ड होती है, इसलिए वो लोग ये तभी तो डिम्पल भाभी का बदला लेने के थप्पड़ मार देता ना ऑन कैमरा हाँ वो तो स्टूडियो के अंदर। अखिलेश यादव चुप रह गए, मतलब फिर राजनीति क्या क्या करा देती है। फिर वो ये एक्सरसाइज करते हैं, ऐसी बॉडी जिगरा तो नहीं है कि जो अपनी पत्नी के अपमान पे ना बोल पाए। जया बच्चन पे क्या कहेंगे प्रशांत जी? जया बच्चन की भी एक तस्वीर वायरल हुई सदन में। वो तो हुई थी, वो तो उनका नेचर है, वो सिर्फ सदन की बात नहीं है, वो आपने देखी? वो उनके पति एंग्री यंग मैन रहे हैं, तो ये एंग्री ओल्ड लेडी हैं मतलब और ये शोभा नहीं देता। कम से कम आप एक सोशलाइट हैं और आप इस तरह की हरकतें करते, ठीक है आपको पसंद नहीं है तस्वीरें खिंचाना, आप पोलाइटली भी मना कर सकती हैं, लेकिन और उसी में एलीट मेंटालिटी है सर, इसमें वो उनका मानना है कि ये छोटे लोग कहाँ इनकी औकात तो है। भाई आप पब्लिक डीलिंग में आओ ही मत में ना। देखा ना आपने आजकल एक तभी वो कभी लोकसभा का चुनाव नहीं जीत सकती है, वो वो राज्यसभा राज्यसभा ही रहेंगी। और इसी में किसी ने कल एक पोस्ट डाली हुई थी, मीम था बेसिकली, कि अमिताभ बच्चन जी लगता है भारी भरकम रकम देते हैं अखिलेश यादव को ताकि कुछ महीने वो दिल्ली रहें क्योंकि वो भी शायद यही रोज प्रताड़ित होते होंगे इस तरह से। तो ये चल रहा घर है में सुख शांति बनी थोड़ी रहे तो कुछ एक जब तक सेशन चलेगा तो उनको आप सेशन में दिल्ली उन्होंने प्रियंका चतुर्वेदी को टपट दिया भाई हाँ भाई, वो तो उन्हीं की तरफ थी। कि मुझे भटका, हाँ भटकाओ मत कुछ इस तरह से। वो नाम पे ऐतराज जता रही थी राज्यसभा जब वो शपथ ली थी उन्होंने। जया अमिताभ बच्चन बच्चन भाई, जब अपना नाम तुमने ये लिखा है, यही लिखा है वही बोला जाएगा। डॉक्यूमेंटेड नेम जब आपका वही है सर, अमिताभ वो बच्चन वही ने बात बताया। थी कि उस जमाने में अमिताभ बच्चन का सिक्का था तो नाम लगा के अपना भी सिक्का था। अब लग रहा है कि क्या जरूरत है। खैर, तो ये रहा है। अब अखिलेश यादव वाला तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि भाई कुछ भी चल रहा है, कुछ भी मतलब उसे जैसे इतने मोटिवेट हो के जैसे वो कि राहुल गांधी के 6 पैक दिखा देते हैं। वही है ना, चुनाव वाली बात आ गई कि वहाँ भी 2 साल बाद मतलब 27 में चुनाव है, तो अब उनको भी अब Activate अब करना अब पड़ेगा। वही है, अब वो अपने उसको अपने क्या समर्थकों को मोटिवेट करने के लिए चढ़े हैं ताकि अब सड़कों पे दिखेंगे, अब लाल टोपियां पहने सफाई। एक और विषय है जो पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, अनिरुद्ध आचार्य, प्रेमानंद जी महाराज, और ये जो कहा है इस बात को लेके कि महिलाएं, सबको नहीं कहा, पुरुषों को भी कहा गया है। उसमें नया एड ऑन ये है कि एक महिला है और उनका बयान ये था कि जब हम कोई गाड़ी, हाँ जब हम कोई गाड़ी चलाने जाते हैं तो उसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं ना, तो अगर हम किसी रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो उसकी टेस्ट ड्राइव भी ये तो जरूरी है। खैर कुतर्क हो गया। मतलब देखिए, मुझे ओल्ड स्कूल कह लीजिए कुछ, मैं उस विचार का हूँ कि भाई एक जो बेसिकली उनका आर्गुमेंट, ठीक है मैं मानता हूँ समाज बदल रहा है, उसके साथ साथ हमें बदलने की ज़रूरत है, थोड़े चीज़ें वेस्टर्न जो है वो भी हम अडॉप्ट कर रहे हैं धीरे धीरे हमारे सिस्टम में, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं बिल्कुल ही अपनी मॉरल वैल्यूज़ को छोड़ के मैं एक इसको क्या बोलेंगे सर, इसके लिए तो शब्द मतलब मेरा तो पिछली बार भी वही था कि ठीक है रिलेशनशिप में रहे, उसका मतलब राइट है एक के साथ रहे, लेकिन एक साथ 4 के साथ ना रहे, ये एथिक्स होते हैं। और शास्त्रों से और टेस्ट ड्राइव का जो जिक्र है, सब चलो ठीक है, मैं मान लिया, मैं उनकी ही बात को मान के चल रहा हूँ कि टेस्ट ड्राइव जब गाड़ी लेते हैं तो टेस्ट ड्राइव लेते हैं, लेकिन 3 साल बाद मैं गाड़ी बदलता हूँ ना भाई, मैं 5 साल बाद गाड़ी बदलता हूँ ना। तो वेस्टर्न कल्चर यही तो है। तो यानी कि ये जो आपके चल रहे हैं, मतलब वो एक गाड़ी का ऑप्शन है तो मैं बदल दिया पैसे दे के, हाँ मैं पैसे लेके कहीं और निकल लिया, एलुमिनी लेके मैं कहीं निकल लिया। एक और विवाद, मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि हम किधर जा रहे हैं। लोगों ने प्रेमानंद जी महाराज को गाली दी, अनिरुद्ध आचार्य को गाली दे रहे हैं। एक महिला ने कहा कि जब मेरी बेटी शायद 17-18 साल की हुई, 16 साल की हुई, तो मैं उसे सेक्स टॉय गिफ्ट करना चाह रही थी। किधर, मतलब आप क्या, या तो सर हम उतना एलीट
नहीं बनना है सर इतना ही मैं ठीक हूँ, मैं धरती पर खुश हूँ, मुझे नहीं वेस्टर्न कल्चर में जाना है। कुछ तो नहीं ये तो खबरों में रहने के लिए भी ऐसे बोल जाते हैं कि बहुत टाइम तक अब वो नहीं सर, ये एक्चुअल में ये कुछ वो लोग एक्ट्रेस हैं और फेमस एक्ट्रेस हैं, काफ़ी लंबे समय तक टीवी पे दिखी हैं, शायद वही को काम नहीं मिल रहा होगा काफ़ी दिनों से, तो उनका तो कुछ नया बोला जाए। देशभक्ति के अलावा एक चीज़ और बिकती है ना, क्या ना, रीच कम हो रही है, चलो रीच कम आ रही, दो बटन खोल लेते हैं। दूसरा एक और जो महत्वपूर्ण विषय वो ये कि बारिश का मौसम है, जगह जगह आपदा है, धराली वाली आपदा ने सबको हिला दिया। उसके बाद हिमाचल में बादल फटा, कल रात की खबर है कि लद्दाख में बादल फटा। प्राकृतिक आपदा है, लेकिन मानव कितना जिम्मेदार है आप ही बताएं पहले, क्योंकि आप तो उत्तराखंड से हैं। जो धराली वाला है, क्योंकि धराली की जो तस्वीर है उसे देख के ऐसा लगा कि आप बिल्कुल कर चुके हो ना, आप नदी के एरिया को, क्या बोलेंगे, मेमोरी में लेटेस्ट है, लेकिन अब 2013 मत भूलिए, उससे ज़्यादा तो शायद नुकसान का भी नहीं। प्राकृतिक आपदा है क्योंकि अब भूकंप भी आता है, उसे भी हम नेचुरल डिजास्टर ही मानते हैं, और जल प्रलय को भी हम नेचुरल डिजास्टर मानते हैं। अगर आप प्रकृति वही है, कहते हैं ना कि मतलब कहावत है कि अगर आप जितना दोहन करेंगे उतना वो वापस आपसे ले लेगी। तो वही चीज़ है कि आपने नदियों का रास्ता बदला, आपने नदियों का रास्ता रोकने की कोशिश करी, तो उसने अपना रास्ता बना लिया, और वो बनाएगी क्योंकि वो नेचुरल उसका फ्लो है। कभी वेग तेज होगा, कभी कहते हैं हमारे नदियाँ भी अलग अलग होती हैं कि ये शांत है, ये गुस्सैल है, सास बहू भी हैं हमारे यहाँ नदियों को बोला जाता है। मानव जिम्मेदार कितना है, लेकिन वही है ना कि डेवलपमेंट तो चाहिए पहाड़ों को। वही अब ये समीकरण कहाँ से बनेगा? वही कि दोनों को बैलेंस करके तो चलना पड़ेगा ना। अगर हम वही मुद्दा आया था कि पलायन हो गया तो पहाड़ खाली हो गए, फिर वही चाइना जैसे कि जो बॉर्डर में हमारे गांव है वो खाली पड़े हैं, कोई एक आदमी नहीं वहाँ रहना चाह रहा। जब तक हम वहाँ डेवलपमेंट नहीं भूतिया गांव बोलते हैं ना, भूतिया गाँव का, अगर वहाँ डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो अब वही है कि होम स्टे का कॉन्सेप्ट आया, लोगों को लगा, लोग नौकरियाँ छोड़ के वापस गए, लोगों ने वहाँ अपने घरों को नई तरीके से बनाना शुरू किया, उसको होम स्टे में डेवलप करना शुरू किया, लोगों की पूंजी धरी की धरी रह गई, बह गया। लेकिन वही है कि डेवलपमेंट के साथ आपको नेचर के साथ तालमेल तो बैठाना पड़ेगा, और ये आना जाना लगा रहेगा, ये आप रोक नहीं सकते क्योंकि ये नेचुरल है और नेचुरल ही रहेगा, तो नेचुरली आएगा और नेचुरली ले जाएगा सब कुछ, और सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। संतुलन जरूरी है, लेकिन हम बना नहीं पा रहे। हमें ग्रोथ भी चाहिए। अभी मैं आपको किस्सा बताता हूँ, मैं 2022 में हिमाचल में था, 1-1.5 महीने के करीब मैं वहाँ पे कुछ अपने काम से रहा हूँ। तो वहाँ पे एक गांव था जिसकी आबादी थी 19 लोगों की। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट चंबा की बात है। सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत वहां तक सड़क पहुंचाई थी। लोग उससे खुश हैं, लोग उससे सेटिस्फाइड हैं, लोग चाह रहे हैं कि उनके साथ कनेक्टिविटी आए। मतलब जिस गांव ने आज़ादी के बाद पहली बार वो रोड नेटवर्क से जुड़ा हो, तो वही जैसा इन्होंने कहा कि भाई बिना डेवलपमेंट के तो फिर हम आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। तो वो कुछ चीज़ों पे ऐतराज़ होता है, जैसे पहले टनल बनाने के लिए ब्लास्टिंग यूज होती थी। हाँ। उसने बहुत नुकसान पहुंचाया पहाड़ों को। फिर अब हेलीकॉप्टर उड़ाए जाते हैं केदारनाथ जैसे, वो इकोलॉजिकल उसमें बहुत खराब, वो हाँ वो जानवरों को उसको मतलब बहुत करता है क्योंकि उसका शोर जो जिस डेसिबल पे होता है उसमें, और पहाड़ हमारे कच्चे हैं, ये हमें एक्सेप्ट करना होगा कि हमारे पहाड़ उतने वो इंडीज जैसे मजबूत नहीं है, इतने मजबूत नहीं है, वो दर वो टूट जाता है, बिखर जाता है एकदम तुरंत। तो आपको पेड़ भी चाहिए और सड़क भी चाहिए, आपको वहाँ पे रोजगार के लिए, डेवलपमेंट के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, लेकिन आपको जंगल भी बचाना है, नदी भी बचानी है, तो आपको दोनों को साथ लेके चलना ही पड़ेगा। और वही है कि जैसे जिस तरह से आदमी ने जानवरों के साथ रहना सीख लिया था, उसी तरह आपको प्रकृति के साथ कैसे रहना है, कैसा व्यवहार करना है, वो भी सीखना होगा। और पहाड़ में लोग या कहीं भी, क्योंकि केरल में भी एक पूरा गाँव का गाँव बह गया था, राजस्थान में बाढ़ तक आ गई, जबकि कहते हैं कि मतलब पानी वहीं बरसता है जहाँ उसने अपना रास्ता। प्रयागराज में तो वो सब इंस्पेक्टर साहब डुबकी लगा रहे थे, 2 मंजिला डुबकी लगा रहे हो गया था उनको। तो पिछली बार जो हमने पहिया का एपिसोड करा था उसमें कुछ लोगों ने कमेंट भी करे, हमारा विषय ये वाला भी था अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद जी वाला। तो आलोक कुमार का कहना है कि साधु संतों का कड़वा बोल मेडिसिन की तरह होता है,
समाज को सुधारने के लिए, और हम मानते भी हैं। मतलब जैसे पिछली बार आपने ही कहा था कि जैसे घर में बड़े डांट देते हैं या बड़े कुछ कह देते हैं तो हर बार उस पर प्रतिक्रिया ज़रूरी नहीं होती, जो प्रेमानंद जी महाराज वाले में और अनिरुद्ध आचार्य वाले में हुआ। तो आलोक कुमार की बात से मैं तो सहमत हूँ कि भाई है। उसके बाद राजेश पाल ने कहा है कि इन्हें कहो कि ये जो नंगा नाच है वो अपने घर में करें, जिसे ज़रूरत हो उसे दिखाएं, समाज को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे बच्चों को बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं सहमत हूँ इस बात से कि सही बात है भाई। दिखा नहीं रहे, दिखा तो ट्विटर और ये सब रहा है ना उनको, जो मतलब प्लेटफॉर्म, मतलब माध्यम है, फिर वही हम पहले, ये तो मंशा है। बाकी तो पहले दूसरे एपिसोड वाला याद होगा आपको, हाँ। उल्लू पे हमने चर्चा की थी। और जो अनिरुद्ध आचार्य ने एक बयान कहा था, इनका यूज़र नेम माँ पापा है, और इन्होंने कहा है कि अनिरुद्ध आचार्य ने कहा था कि वैश्य को वैश्य ना कहें तो क्या कहें, देवी थोड़ी ना कह देंगे। तो इसने भी कहा है कि सत्य कहा है उन्होंने, आम को आम कहा जा सकता है, आलू नहीं कहा जा सकता, और आलू को आम नहीं कहा जा सकता। तो बात तो सही है। पेशा जो है वही बोला जाएगा। तो इस बार आपका वो नहीं है अतरंगी अतर है ना वो। एक नवीन जी पहली बार आए हैं तो अंत में एक एक लाइन का आंसर है। एक अतरंगी सा विचार, एक ऐसा विचार जिसे जो प्रैक्टिकली अभी सरकारें ना कर रही हैं। जैसे पिछली बार मेरा यह मानना था कि एम्बुलेंस के लिए पूरे हाईवे पे एक लाइन परमानेंट ग्रीन कॉरिडोर, परमानेंट करके ग्रीन कॉरिडोर टाइप, मंत्री हो प्रधानमंत्री हो किसी के लिए नहीं खुलेगी, सिर्फ एम्बुलेंस के लिए ही खुलेगी। ऐसे ही इनका विचार था कि जो बाइक से आते हैं बरसात में उनके लिए एक सेपरेट लाइन हो। प्रैक्टिकल नहीं है, भविष्य में हो जाएगा। अवनीश जी थे तो अवनीश जी का था कि एक ड्रोन हो जो एम्बुलेंस को उठा के वो जाम पार करा दे। तो आपके मन में कुछ ऐसा विचार अतरंगी सा कि क्या होना चाहिए, मतलब समाज से हो, सरकार से हो, जरूरी नहीं है कि अभी जो रिसेंट इसमें मेमोरी में है, हाँ, कुत्ते वाली चीज़, इसी का ही आई थिंक एक प्लॉजिबल एक कुछ सॉल्यूशन निकल के आना चाहिए कि आप उनको एक डेथ सेंटेंस में ना दें और आप उनको स्टेरलाइज करके जैसे भी करके वापस छोड़ दें, ताकि रेबीज जैसी खतरनाक बीमारी इस समाज से ख़त्म हो जाए। हमें शर्म इस बात की है कि इतना हम आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे 20,000 लोग रेबीज से आज भी मर रहे हैं। तो पैन इंडिया ये चीज़ आई थिंक होनी ज़रूरी है। आपका क्या विचार है? पिछली बार भी हमारा एक ही था तो कुत्ता ही रखते हैं इस बार, शुरू हम वहीं से हुए थे। जापान में शायद एक वो है ना एक जगह की जहाँ पे खरगोश छोड़ दिए गए थे और वहाँ पूरा वो आइलैंड खरगोशों से भर गया था। तो मैं वही था, जैसे मैंने कहा कि फिर एक डॉग सेंचुरी की भी वकालत की जा सकती है कि आप जाएं और उनको फीड करें, वहाँ जाके प्यार करें, जितना वात्सल्य लुटाना है लुटाइए। मेरा इस बार का अजीबोगरीब विचार है कॉर्पोरेट के लिए कि HR सुबह वो देखे फॉरकास्ट, वेदर फॉरकास्ट, और अगर बारिश 60% से ऊपर है तो वर्क फ्रॉम होम का मेल डाल देना चाहिए। DM बन जाए मतलब कंपनी की तो DM ही मान लो ना आप। तो मेरा तो ये विचार है कि बारिश में भीगता है आदमी। अब जैसे कोई घर से चला, घर पे बारिश नहीं थी, आधे रास्ते में भीग गया, अब ऑफिस में दिन भर बैठा है। अपनी पीड़ा बता, मैं अपनी पीड़ा बता रहा हूँ कि मैं जूते पहने नहीं बैठा हूँ क्योंकि मैं भीग चुका हूँ। तो ऐसा होना चाहिए कि HR सुबह देखे कि वेदर रिपोर्ट क्या है, 60% से ऊपर बारिश है, आप वर्क फ्रॉम होम। पर वो जैसे होता है ना, कई बार DM फेल हो जाता है कि भाई आज छुट्टी कर दी, पता चलता दिन भर धूप निकली, फिर क्या होगा? फिर आपके मैनेजर साहब ने बोला नहीं आ जाओ, धूप निकली, तुम क्या कर रहे हो वर्क फ्रॉम पे? ठीक है, बैलेंस बनाना पड़ेगा। बैलेंस, फिर संतुलन की बात आ गई। संतुलन जरूरी है। तो हम लोगों ने तो अपने अपने विचार बता दिए हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और जिन भी विषय पर हमने बात करी है अपनी अपनी राय दी है, अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। हो सकता है कि आप उससे सहमत हो सकता है आप उससे असहमत हो। आप सहमत हैं तो भी कमेंट करिए और आप असहमत हैं तो भी कमेंट करिए, और अपने अजीबोगरीब विचार हमें ज़रूर बताएं। आप हमें प्यार दे रहे हैं, बहुत सारा देते रहिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहिए। बहुत धन्यवाद।